हमेशा से इंसानों ने अपने आसपास की चीजों को जानने और समझने की कोशिश की है। शुरू में हमारे प्रश्न अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ही आधारित होते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसानों की सोचने की क्षमता बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे प्रश्न भी बड़े होते गए और हमने इन प्रश्नों के उत्तर को लॉजिक और रीजन जैसे साइंटिफिक तरीकों से ढूंढना शुरू किया। इन सभी प्रश्नों में से सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन सभी चीजों का निर्माण कैसे हुआ। कैसे पृथ्वी और सूर्य का निर्माण हुआ, चांद और तारे कैसे बने, और कैसे स्वयं जीवन का निर्माण हुआ। प्राचीन काल से ही कई विद्वानों और वैज्ञानिकों ने इसको लेकर अलग अलग समय में अलग अलग थ्योरी दी, लेकिन इनमें से कई थ्योरी को या तो साबित नहीं किया जा सकता था या वह केवल कुछ घटनाओं को ही एक्सप्लेन कर सकता था। इन्हीं सब कारणों से इनमें से किसी भी थ्योरी को सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक ऐसी स्पेशल थ्योरी आती है जिससे ब्रह्मांड के लगभग सभी रहस्यों को एक्सप्लेन किया जा सकता था। उस थ्योरी का नाम है द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को 1920s में जॉर्ज लेमेत्र ने इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद वैज्ञानिकों को लगने लगा कि ब्रह्मांड के सभी प्रश्नों को इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने बिग बैंग के समय रिलीज हुई कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को कैप्चर किया, तो इससे बिग बैंग की थ्योरी और मजबूत हो गई। इस रेडिएशन को समझने के बाद रिसर्चर का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड करीब 14 अरब वर्ष पुराना है। इसका मतलब है कि बिग बैंग 14 अरब साल पहले हुआ था। हालांकि इस बात पर कई सवाल है कि बिग बैंग किससे और कैसे शुरू हुआ, लेकिन इस थ्योरी को लगभग पूरी दुनिया मानती है कि ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। लेकिन क्या हमारी पृथ्वी और बाकी अन्य सभी ग्रहों का निर्माण भी बिग बैंग के दिन ही हुआ था? बिल्कुल नहीं। हमारी खूबसूरत पृथ्वी लाखों वर्षों में धीरे धीरे विकसित होती हुई अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंची है। इसके निर्माण में लगभग 4.5 अरब वर्ष का इतिहास शामिल है, जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन और कई प्राकृतिक आपदाओं से भरा है। तो आइए जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ। बिग बैंग के बाद पहले कुछ समय तक ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म और घना था। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो कुछ पदार्थ के निर्माण के लिए कंडीशन सही होना शुरू हुआ। कुछ लाख सेकंड्स बाद कई कण जैसे कि क्वार्क्स एकत्रित होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। कुछ ही मिनट में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर न्यूक्लियस का निर्माण करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, चीजें धीरे धीरे घटित होने लगीं। इसी कारण पहले परमाणु को बनाने वाले न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को आने में करीब 3,80,000 साल लग गए। ये परमाणु हाइड्रोजन के थे, जिस कारण उस समय पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस के कई बादल बनने लगे और इन्हीं हाइड्रोजन गैस के बादल से पहले तारे का निर्माण हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइड्रोजन गैस के बादल से तारों का निर्माण कैसे होता है, तो इस पर मैंने 1-2 शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो इन हाइड्रोजन गैस के बादलों से बने तारों को फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स कहा जाता है। ये तारे हमारे आज के तारों से काफी बड़ा था, जिस कारण इनके कोर में अत्यधिक दबाव के कारण ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन जैसे कई नए भारी तत्वों का निर्माण होना शुरू हुआ। जब इन फर्स्ट जनरेशन के तारों की मृत्यु हुई तो इसमें एक विस्फोट हुआ, जिससे इसके कोर में मौजूद सभी तत्व पूरे अंतरिक्ष में फैल गए, जिससे नेक्स्ट जनरेशन के तारों का निर्माण हुआ। इस प्रोसेस को सुपरनोवा कहा जाता है। और जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण होता है। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश गंगाओं में एक साथ खींचे गए पदार्थ हर जगह बनने लगे और इसी प्रक्रिया में करीब 5 अरब साल पहले ब्रह्मांड के अनगिनत आकाश गंगाओं में से एक पर्टिकुलर आकाश गंगा के एक बिल्कुल सामान्य जगह पर कुछ होता है। यह शायद एक सुपरनोवा विस्फोट ही रहा होगा, जो इसके आसपास के कई भारी तत्वों को हाइड्रोजन गैस और धूल के एक बादल में धकेल देता है। उस विस्फोट से गैस और धूल का यह बादल भारी तत्वों के साथ घूमने लगता है और यहीं से हमारे सौर मंडल की शुरुआत होती है। सालों के चक्कर और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से
इस बादल के केंद्र में एक चमकता तारा का निर्माण होता है और इस तरह हमारे सौर मंडल के सूर्य का जन्म होता है। इस बादल के लगभग 99% पदार्थ सूर्य के बनने में ही इस्तेमाल हो जाता है और बचा शेष 1% सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। कुछ मिलियन सालों के बाद गर्म धूल का यह बादल धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। इस दौरान धूल के कंपोनेंट्स छोटे छोटे कणों में बदलने लगते हैं। धीरे धीरे ये कण आपस में जम जाते हैं, जो पहले कंकड़ और फिर बोल्डर में तब्दील हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बोल्डर आपस में टकराकर जुड़ते जाते हैं। इन टकरावों से भारी मात्रा में ऊर्जा और ऊष्मा रिलीज होती है। इस समय में हर मिनट लगभग 400 टक्करें होती हैं और बाय द टाइम ये बोल्डर एक साथ जुड़कर एक ग्रह के आकार तक पहुंचते हैं, इन टकरावों से रिलीज एनर्जी की इंटेंसिटी इतनी होती है कि इसके सरफेस के मटेरियल्स पिघलने लगते हैं। ग्रह पर मौजूद डेंस एलिमेंट लाइक आयरन इसके अंदर केंद्र में चला जाता है और लाइटर एलिमेंट सतह पर रह जाते हैं। केंद्र में चट्टानें, आयरन और अन्य धातुएं परतों में बंट जाती है और इस प्रकार टकरावों की एक श्रृंखला के माध्यम से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण होता है। जिस समय पृथ्वी का निर्माण होता है, उसी समय हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और उच्चतम गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह बृहस्पति पृथ्वी के तरफ आने वाले अधिकांश बड़े बड़े उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच रहा था। अगर ये उल्कापिंडें पृथ्वी से टकरा जाती तो हमारी पृथ्वी बनने से पहले ही खत्म हो जाती। लेकिन बृहस्पति ग्रह के कारण ऐसा नहीं होता है और केवल कुछ छोटे छोटे उल्कापिंड ही पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, जो कि पृथ्वी के लिए जरूरी भी था, क्योंकि इन्हीं उल्कापिंडों के द्वारा पानी और कुछ अन्य मिनरल्स पृथ्वी पर आते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह धीरे धीरे पानी से ढकने लगती है। समय के साथ पृथ्वी पर इन छोटी छोटी उल्कापिंडों का आना भी पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे वातावरण थोड़ा शांत होता है। पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होती है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण इसके कोर का तापमान हाई ही रहता है। फिलहाल पृथ्वी के वातावरण का तापमान 5200 डिग्री सेल्सियस है। इस समय पृथ्वी 4 मुख्य परतों में विभाजित होती है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। पृथ्वी के कोर में बड़ी मात्रा में लिक्विड आयरन और निकल की उपस्थिति के कारण इसके चारों ओर नेचुरली एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह को कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर विंड्स जैसे हानिकारक चीजों से बचाता है। मेंटल प्लेट के टकराव और घर्षण से पर्वतों और ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। इन ज्वालामुखियों से मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें रिलीज होती है। इस समय तक पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी में कई ऐसे सूक्ष्म जीवों का जन्म होता है जो इन जहरीली गैसों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। इस घटना को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। ये ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में जाकर ओजोन लेयर का निर्माण करते हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को सतह तक पहुंचने से बचाते हैं। इस तरह पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए परफेक्ट कंडीशन का निर्माण होता है। सूर्य से सही दूरी, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडल में गैसें और कुछ लक से हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह बनती है जिस पर जीवन का निर्माण होता है।